everyone, it's me Guri and you guys are watching on Learning for Life. Well, today is the part 5 of chapter photosynthesis of class 10th ICSE Biology. Right, तो आज की वीडियो में कुछ जो important topics हम discuss करेंगे, it is the last video. तो इसमें जो topics discuss करने वाले हैं that is dawn to dusk, natural environment conditions and photosynthesis. फिर आ जाएगा photosynthesis जो कि night पे कैसे हो रही है, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्बन साइकिल, एंड लास्ट में हम कुछ छोटे से एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। अब डॉन टू डस्क के बारे में अगर बात करें तो डे टाइम पे आपको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। तो सनलाइट मिलती है तो फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे होती है। नाइट टाइम में आपको पास सनलाइट नहीं है, लाइट नहीं होती है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस रात के टाइम पे नहीं होती है। सो हर 24 आवर का जो पीरियड है, हर 24 आवर्स का जो पीरियड है उसके हिसाब से जो प्लांट्स है वो एक रेगुलर साइक्लिक चेंजेस लेते हैं। मतलब साइक्लिक चेंजेस मतलब इस टाइम पे ये सेम रेगुलर चीज चल रही है बारी बारी। उसको ये रेगुलर साइक्लिक जो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो रहे हैं रेगुलर साइक्लिक चेंजेस। अब ये साइक्लिक चेंजेस जो हैं वो क्या होता है, क्या कौन से चेंजेस है, लाइट इंटेंसिटी के चेंजेस है। लाइक दिन में लाइट है, नाइट टाइम में हमारे पास लाइट नहीं है, तो लाइट इंटेंसिटी लाइक सुबह दिन चढ़ा तो थोड़ी थोड़ी लाइट इंक्रीज होगी। इन द नून टाइम बहुत ज्यादा सनशाइन करे, लाइट इंक्रीज हो गई है। उसके बाद फिर डाउन जाएगी लाइट इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि सन नहीं खत्म हो जाता है फिर धीरे धीरे, ठीक है। तो सनसेट्स, राइट, तो इसलिए लाइट इंटेंसिटी का एक साइकिल है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी एक चेंज होता है। लाइक जितनी ज्यादा लाइट उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट, बट ज्यादा लाइट भी फोटोसिंथेसिस को डैमेज कर सकती है, राइट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। वैसे ही हम जब मिड डे डॉन टू डस्क की बात हो रही है, डॉन होती है अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग में फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर क्या आ जाएगा आफ्टरनून, जो मिड डे टाइम है वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे पीक पे सबसे हाईएस्ट होगा। उसके बाद सनलाइट डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और यही साइक्लिक मूवमेंट चलती है पूरे दिन। हर 24 आवर्स का एक साइकिल बनता है। अब इसकी जगह प्लांट्स जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, पर प्लांट्स इनसे अलग है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर फूड कर रहे हैं। एक तो फूड बना रहे हैं, दूसरी चीज ये लाइट में डे टाइम में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, नाइट टाइम में ये सिर्फ रिस्पायर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये हम पहले भी पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो रेस्पिरेशन भी साथ साथ में हो रही है। रेस्पिरेशन जब साथ साथ में हो रही है तो हम रेस्पिरेशन में क्या एक्सेल आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेल आउट हो रही है वो क्या हो रही है, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, इसलिए बाहर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज के पास इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस बंद है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की तरफ नहीं जाएगी, बट जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स करते हैं पूरा दिन इनहेल ऑक्सीजन एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, रात के टाइम पे ऐसा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पे ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन के टाइम में यू हैव ट्रांसपिरेशन, आपको कूल डाउन होता है, ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, पर नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो यही था हमारा अबाउट डॉन टू डस्क, नेचुरल एनवायरमेंटल चेंजेस एंड चेंजेस इन फोटोसिंथेसिस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एट नाइट। तो ना कुछ ऐसे डिजर्ट प्लांट्स हैं हमारे पास जो कि फोटोसिंथेसिस डे में नहीं करते, ये फोटोसिंथेसिस ही रात को करते हैं, पर रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड को इतनी मिलती नहीं है, रात को तो क्या कहते हैं स्टोमेटा ओपन ही नहीं होते बिकॉज ऑफ विदाउट सन। पर ये एक डेजर्ट प्लांट्स की चीज है, तो डेजर्ट प्लांट्स है तो कुछ तो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटाज है ना
वो डे टाइम पे ओपन नहीं होते, वो ओपन होते हैं एट नाइट। ठीक है, अब नाइट में स्टोमेटा ओपन हुए तो ये कैसे चलेगा सारा प्रोसेस? इसके लिए क्या होता है, डे में जब हमारी क्या हो रही है, व्हाट इज हैपनिंग, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के टाइम पे वो जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट करने की जगह वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड, जिसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। वो मैलिक एसिड में वो कन्वर्ट कर लेते हैं और रात के टाइम पे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं मैलिक एसिड में से, एंड देन स्टोमेटास ओपन, रेस्पिरेशंस आकर। वैसे ही अब बात की जाए कि चीज सारी डे टाइम पे भी हो सकती थी, नाइट टाइम ही क्यों? बिकॉज डेजर्ट प्लांट्स का इन्वायरमेंट क्या है, हॉट इन्वायरमेंट है काफी। ठीक है, डेजर्ट है, बहुत गर्मी होती है, हॉट इन्वायरमेंट। अब आपने खुद भी जब आप फील करते हो, जब गर्मियों का मौसम होता है, वी फील वेरी स्वेटी, हमें स्वेट आ रहा होता है सारी जगह, हमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा स्वेट आता है। क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। तो इन समर्स या इन डेजर्ट प्लांट्स ट्रांसपीरेशन हमने पढ़ा है कि वाटर लीव्स में से निकलता जाता है, तो ट्रांसपीरेशन हो रही है ड्यूरिंग डे टाइम। तो स्टोमेटास को ना उन्होंने क्लोज ही रख दिया। क्लोज क्यों रखा, कि ट्रांसपीरेशन बंद हो जाए। पर ट्रांसपीरेशन बुरी क्यों है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से हमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो लॉस ऑफ, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये सब चीजें क्या होती हैं एट नाइट। इसका इतना ही था। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ये दो जो कंसेप्ट्स हैं ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। थर्ड कंसेप्ट की बात करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमने एक्चुअल में पहले पढ़ चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट वीडियो। ये पार्ट 5 है, पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा जब मैंने थोड़ा इन जनरल बताया था, लाइक ऑक्सीजन फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, ये दो चीजें बताई थी। अब इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम इन्हीं दो पॉइंट्स को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ना है, यस तो वही दो टॉपिक्स को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रोवाइड्स फूड और सेकंड है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। ठीक है, अब आई डोंट थिंक कि इतना मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। लाइक फूड कैसे है, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बाय पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन से स्टार्च में कन्वर्ट होता है और फिर क्या होता है, टेल मी, फिर जब उसे यूज करना होता है तो वो स्टार्च से फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। अब पर ये हमारे लिए कैसे काम करता है, देखो यहाँ तो ग्लूकोज आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो इन द फॉर्म ऑफ शुगर। यहाँ दूसरा तरीका जो इसको कंज्यूम करने का होता है, जब पॉलीमराइजेशन होकर स्टार्च में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो ये वेजिटेबल्स के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे आपको पोटैटो पढ़ा होगा आपने, पोटैटो इज हाई इन स्टार्च, क्यों, क्योंकि जितना भी ग्लूकोज प्लांट में बना था उसने पॉलीमराइजेशन करके किस फॉर्म में स्टोर किया, स्टार्च में, और स्टार्च क्या बन गया, हमारा पोटैटो। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। स्टिल मैं ये बता देती हूँ कि हर एनिमल, हर ह्यूमन बीइंग, हर चीज को डिपेंड किस पे करती है, प्लांट्स पे फॉर फूड। अब ये प्लांट्स पे डिपेंड करती है। लाइक एक होते हैं हमारे पास हेर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एक होते हैं कार्निवोर्स जो वो खाते हैं फ्लैश वगैरह। लेकिन अगर आप देखोगे ना, आप कहोगे कार्निवोर्स तो प्लांट्स पे डिपेंड करते ही नहीं, क्योंकि वो तो प्लांट्स खाते ही नहीं। बट कार्निवोर्स किस पे डिपेंड करते हैं, हर्बीवोर्स पे, और हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। तो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे हैं तीनों चीजें, दोनों चीजें प्लांट्स पे। ठीक है, वैसे ही अब जो फूड चेन इसी की वजह से बनी है। फूड चेन से क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये इनको खाएंगे, ये उनको खाएंगे, तो लेवल से बना है और ये फूड चेन है। ठीक है, तो फूड चेन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास हर्बीवोर्स आ जाते हैं, लाइक रैबिट हो गया, रैट हो गया, ग्रासहोपर हो गया। अब उन्हें कौन खाएगा, कार्निवोर्स खाएंगे। कार्निवोर्स क्या हो गई, लिजर्ड्स हो गई, स्नेक्स हो गई। अब उन्हें कौन आगे खाएगा, उन्हें खाएंगे जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो भी कार्निवोर्स होते हैं।
those are basically ईगल्स वगैरह वगैरह, ठीक है, हॉक हो गया, ठीक है, वैसी चीजें। तो अगर आप जो मर्जी लाइक एनी फूड चेन ले लो, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो प्लांट होगा, इसलिए प्लांट प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल। वैसे ही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, प्लांट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ये कैसे पता हमें? आपको बताया था हमने कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज हुई हुई प्लांट भी यूज करता है रेस्पिरेशन में, पर इतनी सारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लांट उसमें से यूज करता है इतनी सी। तो ये इतनी सारी में से जो इतनी सी रह गई है, इतनी सारी रह गई है, वो किस कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर में एक्सेल आउट होती है, और हेंस हम सबको जीने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर कोई डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे। आई होप आपको इतना ही कंप्लीट क्लियर है। अगर थोड़ा सा और कुछ नहीं क्लियर तो यू कैन आस्क, ऑलवेज आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन साइकिल की। कार्बन साइकिल एक बहुत ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस में, क्योंकि इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के आ जाता है। सो यू हैव टू, चाहे मैं आपको समझा दूँ, बट रीड इट वंस वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। कार्बन साइकिल में कुछ प्रोसेसेस हैं। कार्बन साइकिल बेसिकली होता क्या है? कार्बन को वन फॉर्म इनटू अनदर चेंज करना, और हेंस लास्ट पे वो एटमॉस्फेयर में आ जाना, दैट इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल के पार्ट्स कौन से हैं? हमारे 6 पार्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आएगा फोटोसिंथेसिस, जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाएंगी हमारी फूड चेन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फिर आ गई फूड चेन। थर्ड क्या है? व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड इज रेस्पिरेशन, जो हम करते हैं, ठीक है। थर्ड इज रेस्पिरेशन। फोर्थ इज, तो फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पे है दैट इज डिके, ठीक है। देन फिफ्थ इज combustion, and the last one, the sixth one is heating limestone, ठीक है। अब ये कैसे इंटर रिलेटेड है पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल भी करेंगे। कैसे? देखो, कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में है। अब प्लांट्स क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फूड। फूड में क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो, C6H12O6। इससे पता लगा इसमें 6 कार्बन के कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फूड चेन, मतलब फूड बना, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ना हमारे पास, तो वो फूड है। और फूड किसने कंज्यूम किया? हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स ने कंज्यूम किया, उनके अंदर गया। हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने कंज्यूम किया, उनके अंदर गया। फिर रेस्पिरेशन, हम रेस्पायर भी कर रहे हैं, ह्यूमंस भी रेस्पायर कर रहे हैं, प्लांट्स भी रेस्पायर कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। CO2 में C है ना, कार्बन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल हो रही है, वहां से आया। फिर किसी एनिमल की डेथ हो गई, किसी ह्यूमन की डेथ हो गई, वो क्या हो गया? डिके हो गया। जब आपने देखा होगा स्मेल आती है ना अंदर से, डेड बॉडीज के अंदर से, आपकी कोई स्ट्रीट डॉग की डेथ हो जाती है तो आपको वहां एरिया से स्मेल आती है, बिकॉज ऑफ कार्बन। कार्बन डिके हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा ह्यूमंस को जलाते हैं आफ्टर डेथ। या अगर आप बात करो व्हीकल्स में भी कंबशन होती है, जलाना, लाइक आग लगाने को बेसिकली कंबशन कहते हैं, तो वहां पे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लास्ट इज हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। अब इसको जब हीट करते हैं ना तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है, तो इसका ये आ जाता है CaO प्लस CO2, ठीक है। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब इसको वैसे तो मैंने अब एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को कि कैसे वो इंटर रिलेटेड है और क्या क्या मतलब है, बट स्टिल मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको एग्जाम्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस है तो इसमें यही है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ली, ग्लूकोज बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, ग्लूकोज में क्या है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। अब सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास फूड चेन। फूड चेन क्या है, ये पास हो रहा है फूड प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल से अगले एनिमल्स में, तो इससे क्या हो रहा है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन भी आगे जा रहा है, दिस इज ऑल्सो कार्बन साइकिल। उसके बाद आगे रेस्पिरेशन, तो सारे एनिमल्स क्या कर रहे हैं, रिस्पायर कर रहे हैं, सारे प्लांट्स रिस्पायर कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, कार्बन यहाँ पे भी आ गया। फिर डिके मैटर से कैसे होता है, तो जो प्लांट्स देखो मर भी गया, कोई किसी चीज की डेथ हो गई, उसके बाद कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो उस डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर एक्ट करते हैं, लाइक फंगाई, बैक्टीरिया, तो इनके अंदर भी फिर हमारा कार्बन कैरी ऑन हुआ। उसके बाद आ गई कंबशन। अब जब भी कोई फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम किसी को भी जलाओगे ना तो क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें होती है कार्बन, और ये कार्बन साइकिल का पार्ट है। लास्ट आ गया लाइमस्टोन, ये मैंने आपको बता दिया, लाइमस्टोन इज CaCO3, और जिसको हम जब हीट करते हैं तो ये आता है CaO प्लस CO2। अब आप बताओगे ये CO और CO2 कैसे बना, ये बना हमारे केमिस्ट्री के रूल से। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड मेटल कार्बोनेट हीट होता है तो वो उसका ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। आपने ये अपने काफी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपको पता होगा इजीली। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था कार्बन साइकिल वो फिनिश हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है दैट इज एक्सपेरिमेंट्स, और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज इनसे ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा सा क्वेश्चन नहीं आएगा 3-4 मार्क्स का, एक्सप्लेन हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज डन, नहीं ये क्वेश्चन नहीं आने वाले, पर आपको 1 मार्क के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, 1 वर्ड क्वेश्चन। यहाँ एमसीक्यू का पैटर्न आजकल आपके एग्जाम्स में चल रहा है, तो एमसीक्यूज आ सकते हैं, गिव 1 वर्ड आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, यहाँ से छोटा मोटा प्रोसेस, लाइक ऊपर इतनी बड़ी कहानी नहीं होगी और लास्ट में आपको पूछो प्रोसेस ही होगा, राइट। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंटली है नहीं, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो आप समझ जाओगे बहुत इजीली। और एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा है भी नहीं, 4 एक्सपेरिमेंट्स है, और पहला जो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी ना एक्सपेरिमेंट्स की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्सपेरिमेंट उसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब क्या किया हमने, सबसे पहले डी स्टार्चिंग, एक यहाँ पे आपको वर्ड आ जाएगा डी स्टार्चिंग, स्टार्च में पता क्या है, डी, जिस भी वर्ड के आगे डी लग जाए मतलब हटाना, डी स्टार्चिंग मतलब चीज में से स्टार्च को रिमूव कर देना। क्लियर, अब लीफ है उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन अगर हमने किसी लीफ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है ना, तो हमें उसको कई बार डिस्टार्च करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्टार्चिंग कैसे करेंगे, डिस्टार्चिंग करने के लिए हम पहले तो जो भी हमारा पार्ट है, जैसे प्लांट इसको हटाना नहीं है, लीफ को तोड़ना नहीं है, पूरे प्लांट को 24 या 48 आवर्स के लिए हम कहाँ पे रख देंगे, डार्क रूम में। डार्क रूम में रखने से क्या होगा, डार्क रूम में रखेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइट नहीं आएगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब जितना स्टोर्ड अप फूड था वो सब खत्म हो गया, वो सब प्लांट कंज्यूम कर जाएगा, प्लांट में स्टार्च बचेगा नहीं, बचेगा क्योंकि वो तो उसने कंज्यूम कर लिया, इसलिए क्या हो गया, डिस्टार्च हो गया प्लांट, इसे कहते हैं डिस्टार्चिंग। बहुत इजी था, आई डोंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट है, आपको बस कंसेप्ट समझने हैं, वहां पे तो आपको अपने वर्ड्स में ही लिखना है, बिकॉज बोर्ड का इस बारी पैटर्न हो गया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन का,
अदर देन थियोरेटिकल क्वेश्चन। वो आपको रट्टा मारे हुए आंसर्स नहीं लिखने को कहेगा, वो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेगा कि आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो वो आपको यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब इस टाइम पे जो इस टाइम का पीरियड है, स्टार्च क्या है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, डिस्टार्च हो जाएगा। अब एक डिस्टार्च लीफ क्या होता है, डिस्टार्च प्लांट, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज अ डिस्टार्च प्लांट। तो एक डिस्टार्च प्लांट वो प्लांट है जिसके लीव्स में कोई स्टार्च नहीं है, तो इट इज अ डिस्टार्च प्लांट, ठीक है। अब टू टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च, अब किसी लीफ में हम स्टार्च की प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे, तो इसका एक टेस्ट है आयोडीन टेस्ट। तो ये आपको परफॉर्म करना है, आपको लीफ के ऊपर आयोडीन डालनी है। अगर तो वो आयोडीन से उसका कलर पर्पल हो गया तो क्या हो गया, स्टार्च है, नहीं हुआ ब्राउन सा रह गया, कुछ अजीब सा कलर आ गया, तो उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले आप लीफ को डालोगे बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला, तो ब्रेक द सेल वॉल, ताकि वो अंदर पार्टिकल्स जा सके, क्योंकि सेल वॉल allows सेल वॉल इज नॉन डाइजेस्टिबल, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में भी इसलिए हम सब्जियां पका के खाते हैं ताकि उसकी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। इसलिए सेल वॉल को हमें सबसे पहले ब्रेक करना है। उसके बाद क्या करेंगे, बॉइल करेंगे हमारे लीफ को इन द मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट, इथाइल अल्कोहल, इसमें हम इसको करेंगे बॉइल। बॉइल करने से क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगी, रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल विल अकर, ठीक है। क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगी तो क्या होगा, जब क्लोरोफिल रिमूव हो गई तो हम हमारे लीफ को फिर से हॉट वाटर में डाल देंगे ताकि वो सॉफ्ट सा दोबारा उसको सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। फिर लीफ को एक डिश पे रखेंगे, एक प्लेट पे रखेंगे, वहां पे हम डालेंगे ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, मतलब स्टार्च है। अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो ब्राउनिश कलर आ जाएगा, जो बता देगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ऐसे ही तो मैं फटाफट से अब बुक से आपको एक्सपेरिमेंट समझाने शुरू करूंगी, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, की क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्टार्च को डी स्टार्च कर देना, एक रूम में रख देना, अंधेरे वाले रूम में रख देना। अब इसमें कोई स्टार्च नहीं है। अब प्लांट को हम फिर से सन में रखेंगे और थोड़ी देर बाद एक लीफ लग करेंगे, उसका चेक करेंगे, उसका क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो उसके ना लीफ की ना एक पेपर पे आउटलाइन बना देंगे, ठीक है। पेपर की एक आउटलाइन बना दी और उस फिर लीफ को हमने किया स्टार्च के लिए टेस्ट। अब आउटलाइन बनाने के लिए देखो, आउटलाइन बनाई ना, तो उस लीफ के जो ग्रीन एरियाज थे और जो नॉन ग्रीन एरिया थे ना, उसको हमने मार्क कर दिया पेपर पे। अब उस पर किया स्टार्च टेस्ट, तो जो आप देखोगे जो पेपर पे आपने बनाया ना ग्रीन एरिया, वो ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा और जो व्हाइट एरिया था वो ब्राउनिश कलर में हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारा क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट जो आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। हम सेम प्रोसेस करेंगे, एक प्लांट लेंगे जिसके डी स्टार्च्ड लीव्स होंगे, उसके लीफ को ना हम ना कवर कर देंगे। उसके लीफ पे ना मैं आपको बताती हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लीफ है ना, तो मैंने एक ना पेपर लेना है, टेप लेनी है, इसमें मैंने कोई भी रैंडम पैटर्न बना देना, ठीक है। ये टेप मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी, तो ये रैंडम पैटर्न सा मैंने इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इसको रखेंगे सनलाइट में, सनलाइट से वहां पे आपको मिलेगा, हमारे पास क्या आएगी, क्लोरोफिल आएगी। क्लोरोफिल जब आज हमारे सनलाइट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस जब हो जाएगी, हम स्टार्च लीफ को लेंगे और स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर टेप हटा के। तो जिस जिस पार्ट पे टेप थी ना, ये वाला कवर्ड था जो पार्ट टेप से, वहां पे ब्राउन कलर आएगा, बाकी जगह पे ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा।
इससे शो हो जाएगा कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जौन से पार्ट पे टेप लगी थी वहां पे तो सनलाइट पहुंची नहीं, और सनलाइट पहुंची नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ। वैसा ही थर्ड एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे है हमारे पास, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये कैसे दिखा सकते हैं? सेम प्रोसेस, टेक अ डी-स्टार्च प्लांट, प्लांट को लीव डी-स्टार्च लिया, अब हाफ लीफ को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, और हाफ को बाहर रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में इसलिए रखा क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है, तो देयर विल बी नो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब प्लांट को सनलाइट में छोड़ दिया, अब सनलाइट में छोड़ दिया तो क्या हुआ, जब हमने फिर निकाला ना, लीफ को प्लग किया, स्टार्च टेस्ट किया, तो जिस पार्ट को हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया था ना, वो पार्ट जो है वो ब्राउन रहेगा, बाकी ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग गया कि जहाँ जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी वहाँ पे जो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। वैसे ही अब एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की बात करी जाए, आज का लास्ट एक्सपेरिमेंट बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस की है हमने फोटोसिंथेसिस के लिए, ये दिखाना है। अब एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें कोई वाटर प्लांट देना है, छोड़ देना है, और फिर उसे कवर कर देना है बाय शॉर्ट स्टेम्ड फनल। अब इससे क्या होगा, और उस शॉर्ट स्टेम फनल के ऊपर हमने पानी लगा देना है। अब फोटोसिंथेसिस उसको हमने क्या कर देना है, सनलाइट में छोड़ देना। जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी तो वाटर में हमें बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बबल जब हमें दिखेंगे हमें पता लगेगा कोई गैस प्रोड्यूस हुई है, और उस गैस को कोई ग्लोइंग वुडन स्प्लिंटर के आगे लाओगे तो वो रिकिंडल कर जाएगा। इसलिए ये हमें बता देगा कि ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ऑक्सीजन एक्सेल आउट होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर इन जस्ट 5 पार्ट्स, एंड आई होप आपको हर एक वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Please hit the like button, share this video with one of your friends, and subscribe to the channel. I'll see you guys in the next one. Till then, bye bye and take care.